नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 9 में हिंदी में आज 8वां चैप्टर गुलमर्ग गुलमर्ग की खिड़की से एक रात को आज हम देखेंगे। तो इसके पहले ये जो गद्य है उनके लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनके लेखक का नाम है मोहन राकेश। लेखक का नाम है क्या है लेखक का नाम? मोहन राकेश। जिनका जन्म सन 1925 में हुआ था और इनका निधन सन 1972 में ईस्वी सन में हुआ था। अब इनके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं। मोहन राकेश का जन्म जालंधर यानी कि पंजाब में हुआ था। ये जो मोहन राकेश लेखक है उनका जन्म जालंधर जो है पंजाब में आया हुआ वहां उनका जन्म हुआ था। उनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। उनके पिता थे वो व्यवसाय से एक वकील थे और फिर भी उनको साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। क्योंकि उनके पिताजी वकील थे फिर भी उनको साहित्य में बहुत रुचि थी, इसलिए उनको घर में ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था। इन्होंने हिंदी संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी अध्यापन कार्य किया। ये जो मोहन राकेश थे उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की? उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और बाद में उन्हें डीएवी कॉलेज जो जालंधर में आए हुए वहां उन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी अध्यापन कार्य उन्होंने किया। कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन भी किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखक के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे। उन्होंने कहानी तो लिखी है लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे हुए हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह है। ये उनका कहानी का संग्रह है। इनमें कौन सा है? इंसान खंडहर, नए बादल, एक और आदमी, ये उनके कहानी का संग्रह है। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, वो उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। उन्होंने 2 उपन्यास दिए हैं, उनमें एक का नाम है अंधेरे बंद कमरे और न आने वाला कल, है उनका उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस, उनके प्रसिद्ध नाटक है। ये उन्होंने जो नाटक लिखे हुए हैं ये उनका नाम है। उनका पहला नाम है आषाढ़ का एक दिन,
और दूसरा है आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस। ये उनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार और नाटककार है। नाटककार है वो मूलतः एक सफल कहानीकार और नाटककार है। गुलमर्ग की खिड़की, गुलमर्ग की खिड़की किसे एक रात उनके परिवेश से लिया गया। इस यात्रा का वृत्तांत एक लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का सानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। ये जो हम यहाँ देखने वाले हैं, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, उसमें वो उनका परिवेश नाम का जो है उनका ग्रंथ है, उसमें से लिया गया है और उसमें प्राकृतिक सौंदर्य की सहानुभूति का वर्णन विवरण भी प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण उनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया नहीं जाता। ये जो गुलमर्ग का जो वर्णन के उनमें उनका वातावरण उनके अंदर समाया हुआ है, ऐसा उनको लगता है। और गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य उनसे अभी कभी भी भुलाया नहीं जाता। ये हमने मोहन राकेश के बारे में और गुलमर्ग की खिड़की से एक रात उनमें क्या बताया गया वो हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उनमें हम पढ़ते हैं। कुछ जगह होती है जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी ही जगह नहीं है। उदासीन यानी कि उदासीन यानी कि अनमना, जिनको हम बोलते हैं उदासीन यानी अनमना। उदासीन यानी अनमना। लेखक ने कहा कि कुछ जगह ऐसी होती है जिन्हें एक बार देखने से हम देखते ही चौंक उठते हैं और फिर उनको धीरे धीरे परिचित होकर वो उदासीन हो जाती, अनमना हो जाती है। लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहां कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट झुरमुट और बस। तब वे घंटे भर में सारा गुलमर्ग दिखाया था। ये झुरमुट, झुरमुट यानी झुरमुट। झुरमुट यानी कि पेड़ पौधा का समूह, जिनको हम झुरमुट कहते हैं। झुरमुट यानी पेड़ पौधा का
समूह, जिनको हम झुरमुट कहते हैं। लेखक ने कहा कि मैं जब पहले गुलमर्ग गया था तो मुझे वहां कुछ भी असाधारण नहीं लगा। ऐसा लगा कि जैसे एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने हुए झुरमुट यानी कि समूह के पेड़ पौधों का समूह, बस। तब एक घंटे भर में मैं सारा गुलमर्ग देख आया था। मगर बाद में महीना वहां रहने के पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को मैं पूरा नहीं देख पाया। एहसास यानी कि अनुभव, एहसास यानी यहाँ हमारे सामने शब्दार्थ लिया गया है एहसास, यानी कि अनुभव। एहसास का शब्दार्थ है अनुभव। लेखक ने कहा कि जो मैं पहली बार गुलमर्ग गया था तो लेखक ने कहा कि मुझे ये एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, मैं बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है गुलमर्ग रहकर वहां के व्यक्ति को आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती। आत्मीयता यानी कि अपनापन। आत्मीयता यानी आत्मीयता यानी कि अपनापन। वो यहाँ कह रहे हैं लेखक कि जब मैं उतनी गहरी हो जाती है वहां जाकर स्थान को मैं पूरा कभी नहीं देख पाया और उसे कभी देखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि यही कारण है कि गुलमर्ग के रहकर वहां के व्यक्ति की आत्मीयता यानी कि अपनापन धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। वो जहां भी जो भी जाता है वो वहां रहने के बाद उनके अपनापन आत्मीयता वो धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वो अपने को भी इस समाट मैदान के एक हिस्से के रूप में वहीं देखने लगता है। कांपती तितलियां, बादलों और बर्फ में चमकती पहाड़ियां की तरह दूसरी ओर वहां पूरा विस्तार जिसमें यह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। यहाँ लेखक ये गुलमर्ग का वर्णन कर रहे हैं कि वहां देखते ऐसा लगता है कि जैसे कांपती तितलियां उठते बादलों और बर्फ में चमकती पहाड़ियों की तरह के दूसरी ओर पूरा विस्तार और जिसमें यह स्वयं भी रहता है, जो उसमें समाया सा लगता है। और सूर्योदय और जब सूर्यास्त होता है तो दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो ऐसा एहसास होता है कि वो अपने बिछड़ने का, अपने उस रूप को जो इतना परिचित होते भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। गुलमर्ग में
सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती है रहती है। मुग्ध यानी मोहित, मुग्ध यानी मुग्ध यानी कि मोहित, मुग्ध यानी मोहित। जैसे लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जैसे ही गुलमर्ग में जो फूल होते हैं वो सपने बनकर उगते हैं, और वहां के हरियाली आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में आंखों में मुग्ध होकर यानी कि मोहित होकर देखती रहती है, और फूलों में नए नए रंग भी भरे जाते हैं। वातावरण में नई नई कांपले फूट फूट आती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोटी को एक नीचे लोग वहीं फैलाते घास में बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। यहाँ कहा कि वातावरण में नई नई कोपले, कोपले यानी कि नई पत्ती, जिनको हम कोपले बोलते हैं। कोपले यानी कोपले यानी नई पत्ती, कोपले यानी नई पत्ती ऐसे फूटती है, और हर क्षण एक नए अनुभव के, हर क्षण एक नए अनुभव को रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिको यानी कि बरामदा, पोर्टिको यानी पोर्टिको यानी बरामदा। वो नीचे लोग वहीं फैलाए पर घास पर बैठे हैं, यानी कि यहाँ लेखक जो वर्णन कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि वो वहां के हरियाली के आर पार, वो गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, और हरियाली आर पार वातावरण में नई नई कोपले फूट आती है। कोपले यानी कि नई पत्तियां फूट आती है, और हर क्षण एक नए अनुभव की, रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों पोर्टिको के नीचे लोग फैलाए बाहें फैलाए घास पर बैठे हुए हैं, यानी कि बरामदा फैलाए हुए वो वहां घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके हैं। सहसा प्रकाश के ननी ननी पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बाहर शहर जाता है और अपने को समटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है, और बेबस होकर फैली पंगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें अब बादल बरसेगा यही फैला रही है, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढाल। लेखक कह रहे हैं कि दूर दूर तक सैलानी, सैलानी यानी कि घूमने आए हुए लोग, जिनको हम सैलानिया बोलते हैं। यहाँ एक शब्द हमारे सामने आया हुआ है, सैलानिया।
देखते हैं हम। सैलानियों। सैलानियां यानी कि घूमने के लिए आए हुए लोग, जिन्हें हम सैलानियां कहते हैं। तो घोड़े दौड़ाते ऐसी नजर आती है और रंगों में कुछ नए बिंदु भी का पूरा विस्तार एक तरफ सिहर जाता है और अपने को समझने लगता है। जैसे हरियाली का सपना कुहा से फूल में बदल के जाते हैं, मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेती है और चारों ओर सहसा यानी कि अचानक, सहसा यानी कि अचानक, हमारे सामने एक शब्द आया था सहसा, यानी कि अचानक। और बिंदुओं का पूरा विस्तार शहर जाता है और वो अपने को ऐसे लग रहा है जैसे समेट रहा है। और हरियाली का कुहासे, कुहासे यानी कि कोहरा, कुहासे यानी कुहासे यानी कि जैसे कोहरा में फूल बदल जाता है और मैदान सुरमई आभा ऐसे ओढ़ लेती है और अब चारों तरफ धुंधी धुंध और बेबस होकर फैली पगडंडिया, पूरी पतली सी पतली नरम बाहें। अब बादल बरसेगा, बाहें फैला रहेगी ऐसी कोमल, विस्मृत और निढाल। सूरज चमकेगा तो फूल में नया सपना जन्मेगा। सूरज चमकेगा तो फूल में नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरिया के रेवड़ पगडंडिया पर टेक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात जाएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। यहाँ जो वर्णन हम देख रहे हैं वो, उससे पहले हमने एक शब्दार्थ में देखा था, धुंध। यहाँ हमने एक शब्द देखा था, धुंध। धुंध का मतलब होता है, यहाँ एक शब्द हमने देखा था, धुंध। धुंध यानी कि हवा में उड़ती हुई धूल, जिनको हम धुंध कहते हैं। और बेबस, इनके बगल वाला शब्द बेबस यानी कि असहाय। पगडंडी यानी कि लोगों को लगातार लगातार चलने की अपने आप बना रास्ता, जिनको हम पगडंडी बोलते हैं। पगडंडिया यानी कि लोगों के लगातार चलने से जो अपने आप जो रास्ता बनता है, उनको हम पगडंडिया बोलते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि जैसे सूरज चमकेला और फूलों में नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते हैं फिरेंगे और भेड़ों और बकरियां रेवड़ की पगडंडिया पर भी टिक जाएगी। और दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। तो दिन होता है तब वो रात की प्रतीक्षा करता है, उनकी प्रतीक्षा करता होता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा, क्योंकि दिन में तो सब कुछ खिला हुआ है। और मैदान की वह खामोशी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल में खिड़की में खड़ा था, दूर बहुत दूर
सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपट ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर जाए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। वह बार बार आती है। आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ मैं। कि लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही मैं गुलमर्ग की वो रात में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं होटल की खिड़की में खड़ा था, तब मुझे बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरे सामने मेरी तरफ बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही, और मैं प्रतीक्षा कर रहा था, लेखक कह रहे तक कब तक वो मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपट ले। और वो बरसती घटा में गिर जाने से मेरे बड़ा सुख बहुत कम जाना है। और वो घटा ऊपर से गिर जाए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, वो इससे वो अलग स्थिति है जो इस बार आती है। और घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर होकर भी अपनी खिड़की में खड़ा हुआ उसके बुला रहा था आ। ऐसा लेखक यहाँ जो गुलमर्ग का वो वर्णन है वो यहाँ लेखक कर रहे हैं कि हमने देखा कि कैसे उन्होंने ये वर्णन किया। कि ऐसा लगता है कि जाए देखो कि जैसे वहां सैलानियों में, यानी कि घूमने के लिए आए हुए लोग जिनको हम सैलानियां बोलते हैं, वो जैसे उनके घोड़ा दौड़ाती नजर आती है और रंगों में कुछ हरियाली पर पग जहां तक छिटके है, सहसा प्रकाश में उन्हें ननी ननी पारदर्शन बूंदे भी पड़ने वहां लगती है। और रंगीन बिंदुओं का वो पूरा विस्तार एक बार सिर जाता है और अपने आप को वो समटने लगता है। हरियाली का सपना वो कुहासे फूल में बदल जाता है। मैदान में सुरमई आभा ओढ़ लेती है और चारों तरफ धुंध ही धुंध, यानी कि हवा में उड़ती हुई धूल, वो हमें ननी ननी बेबस होकर, धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियां। बेबस यानी कि असहाय बनी हुई लोगों की लगातार चलने से जो अपने आप जो रास्ता बनता है, वो पगडंडियां पतली पतली नरम बाहें, वो जब तक बादल बरसेगा तब तक वहीं वो फैलाती रहेगी। कोमल और विस्मुत निढाल सूरज चमकेगा और फूल में से नया सपना जन्मेगा। जैसे फूल रात को फरमाया हुआ है और बाद में सुबह जब वो खुलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उनका जन्म हुआ है। और आकाश में लेखक कह रहे हैं कि बादलों में नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। द्वीप यानी कि टापू, यहाँ एक शब्द हमारे सामने आया है द्वीप, यानी कि द्वीप यानी कि टापू, वो इधर उधर भटकते रहेंगे। लेखक कह रहे हैं। और भेड़ बकरिया रेवड़ पगडंडिया पर टक रेवड़ पगडंडिया पर तक टक जाएंगे। रेवड़ यानी कि समूह, तो भेड़ बकरियों का समूह होता है। वो कह रहे लेखक कि रेवड़ यानी कि पगडंडिया पर वो टिक जाएंगे और दिन तब रात की प्रतीक्षा करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे दिन होता है तो वो रात कब रात होगी ऐसा वो प्रतीत करता प्रतीत होता है। और रात जाएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा जो खिला हुआ है। जो ऐसा वर्णन उन्होंने किया वो सब कुछ, रात आएगी तो वो सब कुछ खामोश हो जाएगा। और मैदान की वो खामोशी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, वह गुलमर्ग को वाचाल हो जाती है। ऐसे वो मैदान का उन्होंने वर्णन किया, वो पूरा का पूरा खामोश हो जाता है जो
समय इतनी वाचाल हो जाती है। तो लेखक कह रहे हैं कि गुलमर्ग की मैं वो रात कभी नहीं भूलूंगा कि जब मैं होटल की खिड़की में खड़ा था, तब बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा, वाचाल यानी कि मुखर अथवा बातूनी, यहाँ हमारे सामने एक शब्द आया है वाचाल। वाचाल यानी मुखर अथवा बातून, कि वो मुखर तक जाती है, उनके मुख होता है वो वहां तक इतनी वाचाल हो जाती है, यानी कि उनका बातूनी वाचाल यानी कि मुखर हो जाती है। और गुलमर्ग की लेखक कह रहे कि मैं वो रात कभी नहीं भूलूंगा कि मैं जब मैं होटल में खड़ा था तो बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ आ रही थी, और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मुझे तक तक वो पहुंचे और मुझे अपने अपने में लपट लिपट ले। बरसाती घटा में फिर से गिर जाने से मुझे बहुत सुख मैंने कम जाना है। घटा ऊपर से गिर जाए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, इससे वो अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था, और मैं उसके बराबर होकर भी अपनी खिड़की में खड़ा हुआ उसे बुला रहा था। आ यहाँ तक हमने, ये जो 8वां चैप्टर है वो हमने यहाँ तक गुलमर्ग की खिड़कियां, 8वां चैप्टर गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, वो यहाँ तक हमने देखा। यहाँ जो शब्दार्थ बताए गए हैं वो आप लोगों को अपनी फेसबुक में लिखना है। और जो ये मोहन राकेश, जो जिनके इस लेखक का नाम है, इनका नाम है मोहन राकेश, जो इन्होंने जो उनका संक्षिप्त में परिचय आप लोगों को उनका अपने फेसबुक में आप लोगों को लिखना है। और जिनका उसमें उनका जन्म, निधन और उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ रचे वो आप लोगों को अपनी फेसबुक में लिखना है।